अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ ताहिर मलिक साहब हैं। थोड़ा सा रन डाउन आज के प्रोग्राम का आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ रोज़ दो एक रोज़ पहले जो कराची में मेयर का इंतखाब था, वहाँ पर जो मामला हुआ वो सबने देखा। जिसके पास मेजॉरिटी थी वो हार गया और जिसके पास मेजॉरिटी यानी वो नंबर पूरा नहीं था, मैजिक नंबर, वो जीत गया। मुर्तज़ा वहाब साहब जनाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। लेकिन इसमें आगे क्या जमात इस्लामी के पास ऑप्शंस मौजूद हैं? वो जो कहा जा रहा था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से कि लोगों को अगवा किया गया, धौंस धांधली के और ज़ोर पर उनको साइड पे किया गया, उनको वोट नहीं देने दिया गया। तो इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि क्या अभी भी कोई ऑप्शन मौजूद है उनके पास। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे टेलीफोन लाइन पे भी होंगे। उसके अलावा खोसा साहब का आपने सुना, सरदार लतीफ़ खोसा साहब का भी जो बयान था, वकला तहरीक की वो बात कर रहे थे। क्या वकला तहरीक 2007 की तर्ज पे दोबारा शुरू होगी, हो सकती है? क्या मामला आगे चलेगा? और उसके अलावा एक और चीज़ जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सेनेट के अंदर आज दो बिल्स पास हुए हैं। एक बिल ये है कि नाअहली चूँकि इस पर इबहाम है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला दिया था कि नाअहल किया जाएगा 62(1)(f) के तहत किसी को, तो वो ताहयात नाअहली होगी। लेकिन आज जो सेनेट के अंदर बिल पास हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली कौमी असम्बली के अंदर भी हो जाएगा और ये एक्ट बन जाएगा कि 5 साल की होगी नाअहली, इससे ज़्यादा नाअहली नहीं होगी। और दूसरा ये कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तारीख देने का इलेक्शंस की, सदर के पास इख्तियार नहीं रहा। ये आईनी और कानूनी मामला है। क्या इस पर सिर्फ एक एक्ट बना देने से ये पावर्स क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएंगी और इलेक्शन कमीशन उनको किस तरह से इस्तेमाल करेगा? जैसे हमने पहले देखा, इलेक्शन कमीशन ने, आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दे दी थी। तो इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। मलिक साहब, जो कराची के अंदर हुआ है, सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं मोटी मोटी बात करूँगा। ये कहा जा रहा है कि कराची के अंदर जो हुआ है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। इन द सेंस के अगले जो इलेक्शंस आने हैं, बज़ाहिर तो ये एक मेयर गोगे बहुत बड़ा शहर है कराची। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वैल्यू नहीं है कराची की, मगर ये सही आप कह रहे हैं। जो पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ ऑलरेडी जो क्राइसिस चल रहा है ना आम आदमी का, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है कि निज़ाम में उसकी जो जमहूरी वैल्यू है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। मसलन अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 15 को आपके इलेक्शन होंगे, वो नहीं हुए। किसी को ये नहीं पता ये जो हमारी निगरान हुकूमत है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, इसकी लीगल आइनी पोजीशन क्या है। तो एक ग्रे एरिया में जब आप ये कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं देते, देखिए आप, हर बंदा तो कोई एनालिस्ट नहीं है, हर बंदा को PhD भी नहीं है। उसको तो कागज़ों में बताया गया भी ये एक जमात इस्लामी, एक PTI है, ये मिल गए हैं जो पॉलिटिकल उनका हक है और इनके वोट ज़्यादा हैं। तो जमहूरियत की जो मुझे समझ आई है, जो आपको समझ है, पूरी दुनिया में ये नंबर मैटर्स। तो पाकिस्तान की जमहूरियत के अजीबोगरीब एक नए किस्म के उसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि अब ये भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप फिर भी हट सकते हैं। और इससे पहले ये देखें ना कि हाफिज़ नईम साहब फरमा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं 2-3 दिन पहले, जो लॉलेसनेस है पाकिस्तान में मैंने इस तरह नहीं देखी कि हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, डाले आ रहे हैं, वो ले गए हैं, पीपल्स पार्टी वाले ले गए हैं। आपने फुटेजेस देखी, वो डंडे सोटे जो वहाँ पे चले, जिस तरह से मारा पीटा गया कारकुनों को भी। अब मेरा अकबर आपसे सवाल है, क्या रियासतें या निज़ाम इस तरह होता है कि कोई सिटीज़न, एक आदमी आपका नुमाइंदा है यार। कराची के जो इलेक्शन है, चले एक बात तो पक्की है, जो सबसे ज़्यादा सिंगल वोट है उनके पास ज़्यादा है। अगर वो बंदा कह रहा है, वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं यार, उसको सीरियस लो। वो कह रहे हैं ये लोग उठाए जा रहे हैं, फिर कहा जा रहा है पैसे से ख़रीदे जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे इल्ज़ाम आते हैं जो माशरे में ज़िंदा नहीं रहने चाहिए। अगर तो हाफिज़ साहब ने गलत बोला है तो फिर हाफिज़ साहब को सजा होनी चाहिए कि उन्होंने कहा जी पैसे दे। 30-40 बंदे आपके पास ऊपर हैं, तो वो गए कहाँ पे? अच्छा, ये वो किसी तरीके से कि वो वहाँ पे नहीं आए। आप जैसे किसी समझदार का मुझे भी कमेंट याद आ गया, वो कमेंट शेयर करने में हर्ज नहीं है कि हाफिज़ साहब को ना जो ज़मान पार कर रहा है वो महंगा पड़ा है, वो उनको नहीं आना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान, हाँ, वो उनका ये भी मैं कहता थोड़ा ज़रा मसाला भी लगाए ना थोड़ा। नहीं, वो आपके दोस्त ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जो भी हुआ है कराची में, लेकिन लाहौर आप बंदा अच्छा है। आर्ग्यूमेंट बड़ा कमाल है मुर्तज़ा, आप बंदा अच्छा है। नहीं, बंदा तो अच्छा है, मगर सवाल ये कि मेरा आप कराची बने, आप लाहौर आए तो फिर आपको सजा तो मिलेगी ना, ये भी तो आप समझे। नहीं, ऊपर से आपने जिनके साथ अलायंस की है उनकी आगे अब आगे बात करनी है, उनकी तहरीक इंसाफ की आगे बात करनी है। तहरीक इंसाफ कुछ रोज़ पहले, ये 2-1 रोज़ पहले आर्मी चीफ की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ। उसके बाद वज़ीर दिफा ने उस पर पार्लियामेंट में भी इजहार ख्याल किया। बताया गया कि 9 मई जो था वो एक मेन टॉपिक रहा, उस मुलाकात के अंदर भी बातचीत उसके हवाले से भी हुई और लिस्ट वगैरह बन गई हैं, आगे ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ रेडी। तो ये मलिक साहब तय हो गया है कि अब 9 मई का जो लीगल काम पूरा करना था ना, वो तकरीबन सारा प्रोसिक्यूशन के लिए मुकम्मल कर लिया गया। अब आगे अरेस्ट इज़
एमिनेंट क्योंकि बता रहे हैं वो तो खुल के, और देखें ना, दूसरा साथ उसके वो ये कह रहे हैं कि जब जो रियासती मशीनरी ये फ़िक्रा देती है कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, हमारे पास इसके सारे सबूत हैं, विटनेस है, रिकॉर्डिंग है, आवाज़ है, सारे हमारे पास इस, और आपको पता है ये अगर आप पे टेररिज्म का केस बने कि आप किसी शहरी में, किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी चेयरमैन का, कि आपके जी इस बिल्डिंग पे हमला कर दें, आग अच्छा, इस लगा पर ना डिटेल में बात करनी है, वो एक ब्रेक एक्चुअली लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि हाउ क्लोज इज अरेस्ट इन टाइम, और उसके बाद तहरीक इंसाफ का क्या सर्वाइवल होगा, किस तरह से सर्वाइव करेगी, हु वुड लीड द पार्टी आफ्टर दिस ब्रेक। प्लान पूरा है कि पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी की जाए, और वो ये कहा जा रहा है कि इट्स वेरी नियर नाउ। और गिरफ्तारी मलिक साहब, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि ये पीटीआई चेयरमैन का केस भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलेगा या वो सिविल कोर्ट्स के अंदर? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि वो खबरें आ रही हैं, मैं उसकी वजह से कह रहा हूं, खबरें आ रही हैं कि सिविल कोर्ट्स में चलेगा। देखिए, इस हुकूमत की एक स्ट्रेटजी, आप ये ना समझें इन्होंने 30-35 साल हुकूमत किया, ये चौथी 5वीं हुकूमत है, तो ये स्ट्रेटजी इन्होंने ये रखी है कि वो डराएं आप ज़्यादा, मिलिट्री कोर्ट्स का गए, मिलिट्री कोर्ट्स का गए, ताकि ये केस जाएंगे सिविल में। जो मेरी थोड़ी सी समझ भी है और कोई इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आप देखें तो ये जिस तरह आ रहा है कि जनाब ये बगावत का केस है, ये फ़लाँ केस है, मगर अगर आप बॉटम लाइन में जाएँ तो अगर आप 1 साल पहले सुन लें मरीम साहिबा को, तो वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। इसमें मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं। उन्होंने कहा जी हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों तराजू बराबर होंगे, इधर नाअहली है तो इधर भी नाअहली होगी, हम जेल में आए तो इधर भी जेल में आएंगे। तो ये लग ऐसे रहा है कि हमारे यहाँ शायद हमारी जो सियासत है ना, उसमें अवाम नहीं है, उसमें अवाम के मसाइल नहीं है, उसमें तलीम का मसला नहीं। मैं अगर आपको डाटा देना शुरू करूँ तो सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1 करोड़ पढ़ा लिखा पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा। उस सोसाइटी में जो लड़ाई है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मैं एक सब की, कि तू सिरनाया किया, मेरी अखा जुगल मारी, अब मैं तुम्हारे नाग में उंगल मार, तू मेरे कान में छेड़ा, मैं तेरी अख में छेड़ा। यार ये छठी जमात। वैसे आपने जो बात की है, खबर आपको दे दूँ, मरियम नवाज साहिबा की खबर दे दूँ आपके लिए। खबर ये है कि जिस दिन अपना चेयरमैन पकड़ा गया और ये केस शुरू हो गया ना, फिर आपके लिए कच्ची खबर होगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, और मुझे लगता है इलेक्शन भी कराची वाले होंगे। बस आगे चल, वही मैं आपको कह रहा था कि कराची वाला ट्रेलर है वो आगे उसी तरह से उन्होंने। और ये देखें हम हमारा जो पता है इस वक्त पॉलिटिकली जो रूलिंग पार्टी, मलिक साहब उसके अंदर एक और चीज़ है, वो जो उनकी पेशगोई आप कह रहे हैं ना, वो छुपाती कुछ नहीं खबर, और आप पहले बताती हैं पेशगोई है क्या है, वो जो सही साबित हो रही है मरीम नवाज की, उसमें एक और है। वो अगली ये है कि अभी तो वो ये उनके अल्फाज हैं, अभी तो देखना कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा वो भी आपको पता है। तो आगे अगर चेयरमैन पीटीआई जेल में होते हैं या ट्रायल चल रहा होता है, अंडर ट्रायल होते हैं, इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं जैसा आप कह रहे हैं, और सो टू स्पीक टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो आपका, मैं आपको फिर पार्टी क्या सर्वाइव? अच्छा, इसका मैं आपको चले छोड़ दें, हम तो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं ना। अगर यही उनका फार्मूला अगर माना जाए कि अगर लीडर नाअहल हो जाता है, अगर वो जेल में होता है, तो आप ज़रा मुझे बताएं 2018 में जो नून ने टिकटें पंजाब में बेटी भी, उनकी लोगों ने सीटें भी ली और मेजॉरिटी में आए पंजाब में। अगर आप सर उसका इससे मुकाबला नहीं है, नहीं, जो इस वक्त सूरत हाल है उसको मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं नून की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस मुल्क में बेनज़ीर भी गिरफ्तार हुई, भुट्टो भी गिरफ्तार हुआ, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुआ, मगर पॉलिटिकली डैमेज नहीं होते। ये मेरी राय है। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर चेयरमैन की पॉपुलैरिटी वो गिरफ्तार हो जाए, पाकिस्तानी जो वोटर है वो मजीद सिंपैथेटिक हो जाता है। उसका जो देना किसको है, उसका जो ये भी तो एक बात है ना, देना किसको है। नहीं, खास तौर पर हमारा जो वोटर है ना, उसका एक हीरो है उसके अंदर। कोई बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, वो जेल में रखा है, अब मैं उसको वोट दूंगा। वो हमारे यहाँ 70। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे शायद। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो वोट देंगे ना किसी को, नहीं खड़ा होगा वो पहले वो पेशगोई कर रही है मरियम नवाज, मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ, और वो जो कर रही है वो इसी सेंस के अंदर कर रही है कि जेड़ा टिकट लेगा उन्होंने फिर दसांगे की करना। नहीं यार देखो बाजवा, अगर आप कॉमन सेंस की बात नहीं, फिर जमहूरियत की ना बात करो। कोई नया है ही नहीं। कौन सी जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, आपको कहाँ पे नजर आ रही है यार? इलेक्शन तो जमहूरियत में होते हैं, लोग ही वोट डालते हैं। ठीक, यहाँ फिर कोई इलेक्शन पाकिस्तान में 2002 में भी इलेक्शंस हुए हैं। नहीं तो फिर इस तरह कर लो ना, पाकिस्तान में उससे पहले भी 1985 में भी इलेक्शन फिर ऐसे करो ना, वोटर तो इंडोनेशिया तो मंगा लो ना, कोई वोट पा दो, उसी रामना देखेंगे, हम टॉक शो किया करेंगे मज़ेदार किस्म का। अच्छा, उसमें एक और बड़ा मज़ेदार काम जो रहा है आज नून लीग की, नहीं वैसे बताओ ये जमहूरियत नहीं है तो फिर ये टॉक शो वगैरह क्यों करते हैं? चट्टा साहब उनको तनख्वाह दे देकर घर बैठी नहीं यार, बड़ा मुश्किल हो गया बात करना। खला आप नहीं करना चाहते? हाँ नहीं, मेरा तो दिल करता है, मगर वो तनख्वाह भी तो लेनी है, कोई फ़ोन आ जाए चलो का। मैंने आपको बताया है, देखिए इलेक्शंस 1985 में भी हुए थे, इलेक्शंस 2002 में भी हुए थे ना। हाँ हुए थे।
इलेक्शन तो 1970 में भी हुए थे। तो बस ठीक है, तो इलेक्शन अभी भी हो जाएंगे। अच्छा, वो जो कराची से मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन अभी भी हो जाएंगे। 70 के इलेक्शन में हमने ये सीखा कि अगर आप अक्सरियत में होंगे कौमी असम्बली में आप हुकूमत नहीं बना सकेंगे। आज हमने कराची से ये सीखा कि अगर आपके पास बल्दियाती इलेक्शन में अक्सरियत होगी तो आपका मेयर। वैसे जमहूरी पार्टी, और ये कहा जाता है और वो क्लेम भी करते हैं कि वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी। वो उस वक्त भी यही मामला था 70 के अंदर, जिसकी मेजॉरिटी थी, उसको नहीं था देना। उसके अंदर जो मर्जी कहते रहा कोई भी, लेकिन उसके अंदर पीपल्स पार्टी का एक रोल था, बहुत शदीद रोल था। भुट्टो वाज द फ्रंट मैन, ही सेड कि नहीं देखे, मैं बल्कि आपके लिए हिस्ट्रिकल मैं आपसे बताने लगा। मुजीब वो जो जनरल या ना चाइना से पाकिस्तान आ रहे थे वेस्ट, वो तब ना उनका एक स्टाफ हुआ करता था ढाका में, तो वहाँ पे ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप जाके रिकॉर्ड में देख लें कि जनरल या खड़ा है, साथ मुजीब खड़ा है। तो उससे पूछा गया कि आपका असेंबली का इजलास का बुलाना, ये भी दुनिया की तारीख का वाक़या होगा कि कहीं पे इलेक्शन हुआ, हमने इजलास ही नहीं बुलाया। जिस तरह हमारी वो 15 मई की नहीं ना समझ आई, इस तरह हमने कोई नया काम नहीं किया। तजर्बा हमारा बहुत ज़्यादा है इलेक्शन को जलील करने का। तो हमने कहा जी हमने इजलास नहीं बुलाना। मगर ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जनरल या इज़ ऑन रिकॉर्ड, उसने पूछा कि ये कब इजलास बुला रहे हैं आप, तो ही सेड आज दी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी तरफ इशारा किया। मगर बीच में क्योंकि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत बैठी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा नहीं भाजी ये इजलास नहीं होगा। तो आपने वहीं से काम शुरू कर दिया कि हमने मेजॉरिटी को नहीं मानना, हमने इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानना। और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट का पहला इलेक्शन 1970 से हुआ है। 1970 से लेके 1923 तक अकबर पाकिस्तान की जो सारी रियासत है ना, वो 18,000 अरब से चलती है, सारे महकमे। यकीन करो एक इलेक्शन हम नहीं करा सके जिसमें पाकिस्तान के लोगों का कंसेंसस हो कि ये फेयर इलेक्शन है। एक इलेक्शन नहीं करा सके। सुन लो, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, उसकी वजह ना मलिक साहब, मेरी बात सुनिए, जो एक हुआ था ना, उसके नतीजे में क्या हुआ? मेरा हाल हमारा बिलीव ही नहीं इलेक्शन पे, हमारा रिकॉर्ड नहीं, वो ये सोचते हैं, वो कहते हैं यार एक जड़ा होया सी ना, उसमें अब जिसका मैंडेट बना था, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, क्योंकि हमारा दिल नहीं करता उसको पावर देने का, तो वो हमने नहीं दी थी, तो उसकी वजह से मुल्क दो लख्त हो गया था। तो हमने इस तरह का कोई और काम नहीं करना जिससे नेशनल डिस्कॉर्ड पैदा हो, सटारिकली स्पीकिंग। एनीवेज, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ। इलेक्शन का क्या होना है, जिस मुल्क में ये बहस होगा बुलाना चेयरमैन, पूछते ना शोएब शाहीन साहब से, जो नई पावर्स वेस्ट की हैं, इस जो आज बिल पास हुआ है, जो एक्ट बन जाएगा, सेनेट के अंदर पास हुआ है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज कर रहा था। थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा सर कि सदर के पास इख्तियार नहीं होगा अब जब ये एक्ट बन जाएगा कि इलेक्शंस की डेट सदर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होगा। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्या उनके जहन में आया, किस फार्मूले के तहत आइन 60 दिन है या 90 दिन का कहता है असेंबलीज रिजॉल्व होने के बाद। इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा, आपको याद है कि 8 अक्टूबर की डेट दे दी थी। तो हम फिर ये समझें कि इलेक्शन कमीशन के पास जो अब इस एक्ट बनने के बाद पावर्स वेस्ट हो जाएंगी उनमें, वो फिर जब मर्जी कराएं इलेक्शन और जब मर्जी ना कराएं इलेक्शन, ये होगा फिर सर? शोएब शाहीन साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है। मलिक साहब आप इस पे कमेंट कर दें। मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ कि उस वक्त 90 दिन में होना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सूझी, उन्होंने उस वक्त 8 अक्टूबर की डेट दी। ये भी देख, अगली वो 2028 की दे दें, क्या फर्क पड़ता है? इसमें भी तकलीफ से चीज़ देखें ना, हमारी जो सारी लॉ मेकिंग है, आप पाकिस्तान के हुक्म बनाना है, ये हुक्मरान पार्टी होती है, ये नवाज शरीफ की नहीं पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए इसने कवानीन बनाने यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, इन्होंने एक कानून बनाया कि 5 साल से ज़्यादा नहली नहीं होगी, उसका बेनिफिशरी कौन होगा? इनका कायद नवाज शरीफ। क्योंकि अगर उनकी नहली आप 2016 से निकालेंगे 5 साल कहानी। नहीं, वो दूसरा भी जो उन्होंने एक एक्ट बनाया रिव्यू एंड अपील वाला, उसके अंदर भी उसमें आप आगे हमारे साथ। मेरा एक फिक्रा लेना, 90 दिन के बाद आप जा सकते हैं, उसका फायदा किसको होगा? नवाज शरीफ। तो हमारी जो लॉ मेकिंग भी है ना, अफराद के लिए हो रही है, कौम के लिए नहीं हो रही है। बाकी अब शाहीन साहब, फॉर द एलीट, बाय द एलीट, ऑफ द एलीट। एनीवेज शोएब शाहीन साहब, थैंक यू, मैंने वक्त दिया है। मैं उस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। आज सेनेट के अंदर एक बिल पास हुआ है जो अगर एक्ट बन गया तो उसके मुताबिक इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार जो है वो सदर के पास नहीं रहेगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। और हम देख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले 90 दिन का कहा था, वो पता नहीं कहाँ ले गए उसको, 8 अक्टूबर की डेट उन्होंने दे दी थी। तो हम फिर ये समझें कि अगर ये एक्ट बन जाएगा तो इलेक्शन कमीशन फिर जब चाहे इलेक्शन करवाए और चाहे तो ना करवाए और चाहे तो 6 साल बाद की डेट दे दे। शोएब शाहीन साहब, आवाज आ रही है आपको? उमर साहब मेरा ख्याल है वो सुन नहीं पा रहे, वो उनको आवाज नहीं आ रही। अच्छा, दूसरे वाला मलिक साहब, वो जो है कौमी असेंबली, इसमें देखें ना, एक बहुत बड़ा इबहाम है जिसमें डर रहे है कि हुकूमत अपने हक में। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है,
जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन चला था ना पहले, वो कहें जी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, इकॉनमी अच्छी नहीं है, गर्मी पड़ गई है, और पाकिस्तान रोज़े आ गए हैं, बारिशें हो गई हैं, बकरा ईद आ गई है, फलां ईद आ गई है, 14 अगस्त, और रीज़न तो 1000 होगी और सारी वैलिड है, मैं को मजाक नहीं कर रहा। मगर मेरा सवाल है, आइन का ये सिर्फ मकसद होता है जिस तरह हमारा आइन है। देखें यहाँ तो आप ब्रिटिश फार्मूले पे चले जाएँ, आइन छोड़ें, मेजॉरिटी के साथ मुल्क चलाएं। जब आप आइन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी हदूद डिफाइन है। आपका आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है जी, वो कहते हैं जी हम ट्रेनिंग करने लगे अपनी स्टाफ की, हमें 6 महीने चाहिए, आप इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब है एक रूलिंग पार्टी के पास आपने एक वेपन दे दिया, उनको एक बंदूक दे दी है कि अगर उनको ये डर पड़ जाए, अगर डर पड़े कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन डिले कर सकता है। और यहाँ पे देखें एक और भी थोड़ी सी बात हमें कंसर्न करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट इदारा, आइनी इदारा है, मगर आप अपॉइंटमेंट अथॉरिटी किसके पास है? अपॉइंटमेंट हुकूमत करती है। इंसान सारे कमज़ोर भी होते हैं, आप भी हैं, मैं भी हैं। जब आपको आपकी जो अपॉइंटमेंट करता है ना, आप कहीं ना कहीं डर आपको होता है, आप अपनी जॉब के साथ सिक्योर होना चाह रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डेमोक्रेटिक डिसीजन है, ये जो लॉ इन्होंने बनाया, ये जमहूरियत की इसमें स्पिरिट नहीं है। पहले मैंने आपको पहले एब्सोल्युटली, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन जब उनके पास ये इख्तियार नहीं था, अच्छा अभी बना नहीं है लॉ, अभी तो खैर एक बिल पास हुआ है, कौमी असेंबली हो जाएगा कौमी असेंबली, मगर नीयत यही है, नीयत यही है कि मैंने पहले बात की है ना कि आप जब इलेक्शन इस तरह कराएंगे कि आपके आइन कह रहा है कि आपने इलेक्शन कराने, अकबर ये है पॉइंट। लेकिन मुझे नहीं, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है। वो दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये है कि जिसने भी पहले जब ये केस चल रहा था इलेक्शंस वाला, जिसने इनकार किया कि जनाब मैं इस वजह से नहीं करवाना चाहता या उस वजह से नहीं करवाना चाहता, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर था, वो उस पर दोस्त लोग उस पर क्या कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कौन सी पावर है उनके पास? उनके पास कोई जुडिशल आर्मी है? नहीं, उनके पास एक पावर है मलिक साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके अंदर वेस्ट की हुई है, दैट इज अ वेरी माइटी पावर। उसको कहते हैं तौहीन अदालत। वो किस पे लगाने के लिए है? नहीं तो वो किस दिन इस्तेमाल करनी है? मेरा आपसे सवाल है यार, यू ऑनेस्टली जनाब ने लॉ पढ़ा हुआ है, मुझे बता दो इस वक्त ये जो पंजाब हुकूमत है वो किस आइन और कानून के तहत चल रही है? मुझे ये समझा दो एज ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए पाकिस्तानी, कि मुझे वो 15 मई की तारीख किसने दी थी, वो किधर गई? यार हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, इन सवालों के जवाब ही कोई नहीं है। तो टेक्निकली तो मेरा लिए हम बड़े मलंग लोग हो गए, हम कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। नहीं, गैर कानूनी हुकूमत चल रही है पंजाब में भी, केपी में भी। एक इस वक्त इलेक्टेड पंजाब के अंदर इदारा नहीं है मलिक साहब, एक भी। और निगरान जो है वो हर चीज को पकड़ते हैं। ये भी पाकिस्तान की तारीख, कैसी कॉमेडी? ये मैं को थोड़ा सा ये ना लोगों, लेकिन ये तो लोगों, ये ठहर थोड़ा हंसी वाली गल आ गई ना। निगरान हुकूमत का सिर्फ एक काम है, इलेक्शन कराना। वो नहीं करा रही, बाकी सब कुछ करा रही, सलाह भी रोक रही है, पुलिस की भी ट्रेनिंग कर रही है, हमें भी जर्नलिज्म समझा रही है, वो कहते हैं हमने कॉलोनी भी बनानी है। सिर्फ काम आपका एक है, मतलब तुम और मैं, हम यहाँ पे आते हैं टॉक शो करने, हम कहें जी चट्टा साहब हम टॉक शो नहीं करेंगे, थल्ले दाल चौल पकावांगे, लाइट ठीक करांगे, कैमरे का काम करेंगे, सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, टॉक शो इसी करांगे। यानी कि निगरान हुकूमत का एक काम है, उसको छोड़ कर उसने 1000 काम कर दिए। वाह रे वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। कमाल चल रहा है। लेकिन मामला तो अदालतों ने लेना है ना, उन्होंने टेकअप करना है। पिटिशन भी गई हुई है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? शुएब शाहीन साहब एक दफ़ा फिर साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम, आ रही है। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन आप, मेरा ख्याल पहले वो कनेक्शन नहीं था ठीक, आप सुन नहीं पाए। एक आज जो बिल पास हुआ है सेनेट से, वो ये है कि इख्तियार होगा इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन की डेट देने का, सदर के पास नहीं होगा। तो फिर हम ये समझें कि जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ने, उनके जहन में पता नहीं कहाँ से वो आया था कि 8 अक्टूबर कोई बड़ी ज़बरदस्त, वो हिंदी में कहते हैं बड़ा कुछ शुभ मुहूर्त है, पता नहीं कैसे उन्होंने निकाल लिया था। तो अब फिर इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा इलेक्शन करवाएगा, और जब चाहेगा नहीं करवाएगा, वो चाहे 10 साल बाद की डेट दें। क्या हम ये समझे इससे, अगर ये एक्ट बन जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन भी तो पाबंद है आइन का, पार्लियामान भी पाबंद है आइन की, और तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे भी आइन के पाबंद हैं, जो कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मौजूदा हुकूमत की बी टीम बनी हुई है। जब इन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च का फैसला किया और 30 अप्रैल एक डेट तय हो गई, तो वन फाइन इवनिंग, आप नाइट कह सकते हो, इलेक्शन कमीशन ने ऑन दी विश एंड विल ऑफ दी पीडीएम उन्होंने तारीख आज खुद 8 अक्टूबर डाल दी। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद तारीख दी 14 मई की। इस दौरान ने पहले कहा कि हमें फंड्स और नफरी मिल जाए तो हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। बाद में अब जो जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, उसमें कहा जी हम तो, आपको तो अख्तियार ही नहीं है डेट देने का सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन तो हमें फंड्स और नफरी मिल भी जाए तब भी हम नहीं करा सकते। तो बड़ा अजीब किस्म की बात थी। बेसिकली तो ये एक लिहाज से
बी टीम है पीटीएम की जमातों की, क्योंकि उन्हें इलेक्शन तो कराना नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होने हैं, आइन के दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक उन्हें नहीं कराना, और तो पूछेगा कौन? पूछे अदालतों ने पूछना है। अदालतों ने जब हुक्म दे दिया तो असम्बली में खड़े होके और तमाम एग्जीक्यूटिव इदारों ने, तमाम जो कंसर्न लोग थे जो कि पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने का, तो उन्होंने कहा हाँ जी आइन में लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कराएं तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसी तरह का आप मुझे बताएं कि अगर अगस्त में ये खत्म हो गई इनकी मुद्दत और ये चले जाए और एक इंटरिम सेटअप आ गया, और जिन्होंने ये खुद कहा है कि आइन में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो और इंटरिम सेटअप आके बैठ गया और इंडेफिनिट पीरियड इलेक्शन कमीशन कहे कि जी हालात ही ठीक नहीं है इलेक्शन कराने के, तो फिर आप क्या करेंगे? और इलेक्शन कमीशन के वकील से जब पूछा गया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन आप कराने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि 9 मई के बाद तो हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। तो बात वो फिर उसके बाद आप 2 स्टेटमेंट्स आप देख लें मौलाना फजल रहमान साहब की, तो जब पार्लियामान कहेगा तो हम इलेक्शन कराएंगे। भाई इलेक्शन आप तो कौन होते हो? आपने अपना इलेक्शन भी पार्लियामान से पूछ के खुद ही अपना इलेक्शन कराना है। और तो सर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है ना शुएब साहब, एक छोटा सा सवाल है। आपके आने से पहले हम डिस्कस वही कर रहे थे, और वो मामला ये है कि अदालतों के पास एक पावर है जिसको तौहीन अदालत के आपने एक हुक्म दिया, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, उसको अदालत ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। और किसी मैटर में नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे तो आईने पाकिस्तान का मसला था है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल जहन में आता है सबके। देखिए मेरा ख्याल है कि ये हमारी ये भी बदकिस्मती है कि आप इसको भी सिलेक्टिवली यूज करते हैं। अगर गरीब आदमी है, काम आदमी, अगर कोई कहे, कोई तौहीन अदालत करे, तो उसको तो एक दिन में बंद कर दिया जाता है। सिर्फ जज साहबा का नाम लेकर कहा था मैं लीगल एक्शन लूंगा, उसको तो एक दिन का नोटिस पे 5 ऑनरेबल जज साहबान ने नोटिस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया था कि हमने फिर माफी मांग के उस केस से जान छुड़ाई थी। आज जो पीटीएम की जमातें हैं उन्होंने तो ना सिर्फ तस्दीक की है, गालियां दी हैं, मलाइन किया है, ब्लैकमेल किया है, प्रेशराइज किया है जजेस को। चलें ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप वाली बात पे आते हैं। जहाँ आइन की पामाली आपकी आंखों के सामने हो रही हो, जहाँ कानून की मुअत्तली एक लिहाज से हो चुकी हो और आइन को मुअत्तल कर दिया गया हो, अनडिक्लेयर्ड सस्पेंड कर दिया हो आइन को, तो फिर उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट आज अगर कंटेम्प्ट नोटिस नहीं शुरू कर जारी करेगी इनके खिलाफ, तो फिर कब करेगी? बिल्कुल इनको करना चाहिए। हम तो ये मुतालबा करते हैं। और नहीं वो तो है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मिलकर अच्छा शुएब साहब मैं थोड़ा सा एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। आपकी बरादरी से ताल्लुक है लतीफ़ खोसा साहब का, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, तो आप इसको कोई एक क्राइम इंसिडेंट समझ रहे हैं कि उनका इसके वकील होने से कोई ताल्लुक है? देखिए जी, क्राइम इंसिडेंट तो ऐसे नहीं हुआ करते, ये तो सिर्फ उनको हरास करना, उनको डर खौफ पैदा करना, उनको एक लेसन और मैसेज देना मकसद था। कल उन्होंने हमारा एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार था जिसके अंदर उन्होंने बड़ी खुल के बातें की और तकरीर की, तो मेरा ख्याल है उसी का शाख्साना था। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से वो खुल के मुस्तकिल बातें कर रहे हैं कि जी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ये सरजमीन पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर जात दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है। तो ये जो उन्होंने बातें की हैं, आई थिंक कि उसके जवाब में ये एक मैसेज था उनको कि आप ऐसी बातें ना करें। बज़ाहिर तो ये लगता है, क्योंकि आप देखें कि वैसे तो आप पता नहीं क्या जियो फेंसिंग करके तो कहाँ से बंदे आप उठा रहे हैं, जो दुनिया से बाहर बैठे हुए साथी हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर FIR दर्ज हो रही हैं। और अगर एक वकील की शहादत होती है क्वेटा में, जमान पार्क में महसूर एक शख्स को बिठाया हुआ है, वहाँ कोई अपनी मर्जी से न जा सकता है न वहाँ से आ सकता है, वह पुलिस की कस्टडी में एक लिहाज से बैठे हुए हैं, और आप कहते हो कि उसमें कत्ल करने में चेयरमैन PTI का हाथ है। तो आज किसका फिर हम हाथ समझें? और अगर आज आपने उनके कातलों को या उनके असैसिनेट करने वालों को या कातलाना हमला करने वालों को अगर नहीं पकड़ा जाता या वो नहीं ट्रेस होते, तो फिर वो कौन है? वो कौन? सही बात है। अच्छा सर, एक और चीज़ वो आपसे पूछनी थी, जो आगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसिक्यूशंस होनी है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुना है कि अभी कुछ दिन के अंदर उस पर कोई पिटिशन लेके जाएगी कोर्ट, तो आपको लग रहा है कि मतलब जो ये डिसीजन हो गया हुआ है एट ऑल द हायर लेवल्स, ये कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकती है कि एडजुडिकेट कर सकती है कि जनाब नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कल के हमारे सेमिनार में ये फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इटसेल्फ जो है वो पार्टी बनेगी, एप्लीकेशन देगी और सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन फाइल की जाएगी कि सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कवानीन का और मिलिट्री कोर्ट का इतलाक नहीं होता और वो नहीं हो सकते, और इस पे
माजी के 2 फैसले मौजूद हैं, महरम अली केस और शेख लियाकत हुसैन केस, और इसी तरह ये जो लार्जर बेंच बना था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी, और 2015 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करके सनसेट क्लास दी गई थी, जिसको चैलेंज किया था और मेजॉरिटी डिसीजन आया था कि नहीं, आप इसमें चूंकि आइन में तरमीम है इसलिए हम इसको सेटिसाइड नहीं करेंगे। फिर 2 साल के लिए फर्दर अमेंडमेंट हुई थी। तो ये प्रेसिडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है आपको काफ़ी उम्मीद है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लेके जाएंगे तो कोर्ट ये जो फैसला हुकूमत ने किया मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने वाला, वो इसको सेटिसाइड कर देगी कोर्ट। जी बिल्कुल, ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है कि आप सिविलियंस के ऊपर इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स का आप इतलाक नहीं कर सकते, मिलिट्री लॉज का इतलाक नहीं कर सकते, ये गैर आइनी काम होगा। और एक सवाल मलिक साहब मैं, लेकिन शुएब साहब मुझे ये बात समझाएं कि जो ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि पीटीआई चेयरमैन की जब हुकूमत थी, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी 23 के पता नहीं कितने सिविलियंस को अंडर द मिलिट्री एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया था। देखिए मेरा ख्याल है कि मेरे तो नॉलेज में इतना नहीं है, लेकिन वो देखें 2015 में जब आइन में तरमीम की गई थी वो 2 साल के लिए थी, लेकिन बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2023वीं तरमीम के जरिए, पहली 21वीं तरमीम थी, फिर 23वीं तरमीम के जरिए 2015 से 17 से 2019 तक। और इस दौरान जो ट्रायल हुए हैं अंडर दी मिलिट्री एक्ट वो आइन की तरमीम के जरिए हुए थे, तो लिहाजा उनको तो एक प्रोटेक्शन हासिल थी। लेकिन उसके बाद अगर कोई हुए हैं और किए गए हैं तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अगर किसी ने चैलेंज किया है तो आइन के मुताबिक उसके फैसले आने हैं। लेकिन जो बाकी इन लॉज देखें, उस आइनी तरमीम में भी ये बात मौजूद थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनका कोई वर्कर है या जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द पॉलिटिकल आर्डर 2002 है, उनके ऊपर इसका इतलाक आर्मी एक्ट का नहीं होगा। उसके अंदर ये मेंशन है आइन के अंदर, लेकिन उसके अंदर सनसेट क्लास थी, और सनसेट क्लास मीन्स कि उससे अपने टाइम पे खुद बहुत खत्म हो जाना था। पहले थी 2 साल के लिए, फिर 2 साल एक्सटेंड हुई जो कि 2019 में खत्म हो गई। अच्छा शुएब साहब, यहाँ पे थोड़ा माजरत चाह रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, हमारे यहाँ स्टेट का पार्लियामान भी स्टेट का हिस्सा है, अदलिया भी स्टेट का हिस्सा है, तो बाज़ लगता है स्टेट इज़ एट वॉर विद इटसेल्फ। ख्वाजा साहब ने भी कहा कि कोई साजिश हो रही है, पार्लियामान और अदलिया को आमने सामने कर दिया जाता है, तो ये क्या आप किस तरह देखते हैं सारी चीज़ को? देखें, अगर आप स्टेट को समझें तो स्टेट के तो 3 पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटिव है और जस्टिस सिस्टम है, यानी जुडिकेटर है, जिसमें आप जुडिशल सिस्टम को ले आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा इदारा है। तो बात यह है कि एग्जेक्टिव और पार्लियामान ये दोनों आपस में मिक्सअप हो गए हैं और वो एक दूसरे को सपोर्टिव फैक्टर दे रहे हैं, और आइन ने हर एक के हुदूद मुतय्यन कर दिए हैं। कोई आइनी इशू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हासिल होगा, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देगी, तमाम पार्लियामान हो या एग्जेक्टिव इदारे हों, वो सारे के सारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के मुताबिक उसको मानने और उसको इम्प्लीमेंट करने के। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है कि पार्लियामान हमारी आइन को नहीं मानती। पार्लियामान हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक रेजोल्यूशन करारदाद के जरिए नलीफाई कर देती है, आइन को करारदाद के जरिए नलीफाई कर देती है। हालांकि करारदाद की लीगल कोई वैल्यू नहीं होती, कानूनी तौर पर आप उसको ना कानून कैसे दुरुस्त कह रहे हैं सर आप। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो आपने अभी कहा कि सब मिलके जो है ना वो जुडिशरी पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो उस चढ़ाई के नतीजे में एक इंटरप्रिटेशन पैदा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बजाय उस चढ़ाई की और उस प्रेशर की कि कोई तौहीन अदालत नहीं किसी पे लगी, कोई डिसीजन नहीं आया, आइन को आप होल्ड करने के लिए जो अथॉरिटी यूज़ करनी थी वो इस प्रेशर की वजह से नहीं की गई। एक बात तो हमें बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब को कि तमाम तर इस प्रेशर ब्लैकमेलिंग के बावजूद उन्होंने आइन के मुताबिक फैसले दिए, खा वो कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ हो, खा वो दोस्त मोहम्मद सूरी की रूलिंग के खिलाफ हो, और या उनका फैसला जो इलेक्शन के लिए यकमार का फैसला हो या 4/4 का फैसला हो, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने फैसले दिए हैं जो कि तारीख में याद रखे जाएंगे। अच्छा शुएब साहब, किस तरह हो सकता है कि हमारी पार्लियामान और अदलिया ऐसे लगे कि वो एक ऐसी सिमत में जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की भलाई हो रही है? क्या आप एडवाइस करते हैं? ये जो थोड़ा बहुत हमारे नेगेटिविटी है कि हमारे इदारे अब एक सिमत में नहीं है, क्या आप रिकमेंड करते हैं किस तरह हो सकता है कि हम एक एज ए नेशन कई अच्छी डायरेक्शन में सारे चलें? देखिए जी, उसके लिए तो हमारे पास एक ही हल है, हम आइन के ऊपर चलें, आइन के दिए हुए दायरों के अंदर रह के हम कानून और आइन की हुक्मरानी और उनकी बालादस्ती के लिए सब मिलकर काम करें, कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस ना करे।
और जो आइन में लिखा हुआ है वो सारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और उस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब इदारे काम करें तो इसी में ही सबका हल है। और अगर हम फर्ज करो तमाम इदारे हमारे रियासती इदारे हुकूमत के सामने खड़े हो जाएंगे, पार्लियामान भी हुकूमती इशारों के ऊपर नाचना शुरू कर देगा, और वो सारे मिलके सिर्फ और सिर्फ ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगे कि किस तरीके से हम आइन की पामाली कर सकें, किस तरीके से बुनियादी हुकूक को मुअत्तल कर सकें। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है शुएब साहब, लेकिन मामला ये है ना कि आइन को अपहोल्ड करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है और किसका है? देखें आइन और पावर्स उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने वेस्ट की हुई है, तो करते हैं उनको यूं। उन्होंने फैसले दे दिए जो तारीख में याद रखे जाएंगे। लेकिन जिस तरह बदनुमा दाग माजी में हमने देखा, PMLN ने 98 में सुप्रीम कोर्ट में हमला करके उन फैसलों को चेंज कराने की कोशिश की थी, आज उसी तरह का हमला लफ्जी कहें, खास सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर के कंटेनर्स की सूरत में कहें, या पार्लियामान में खड़े होके गुफ्तगू का आप उनका अंदाज देखें, तो वो सारी की सारी चीजें उसी तारीख को दोहराया जा रहा है और उसी अंदाज में उनको किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसलों से बोलती है और उन्होंने फैसले तो कर दिए हैं इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन फेवर ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है तवक्को रखते हैं कि वो करने चाहिए उनको। नहीं, अब कहाँ पे सर, अब कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होनी है? अब तो खत्म हो गई वो 14 मई वाली कहानी, वो अब आगे कहाँ पे जाएगा। खैर एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली वक्त थोड़ा ब्रेक लेनी है और बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। $1 मिलियन क्वेश्चन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पावर्स तफवीज़ आईन पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया में की हुई हैं, उनका उस तरह से इस्तेमाल इस वजह से सिर्फ टुवर्ड्स दिस एंड कि आईन पाकिस्तान अपहोल्ड था, क्यों नहीं हुआ? $1 मिलियन क्वेश्चन। एनीवेज ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नून लीग का आज वो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, तो वो तमाम नून लीग बिला मुकाबला मलिक साहब मुंतखब हो गई है। शरीफ फैमिली के खास तौर पे इसहाक डार साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब टॉप पोजीशंस के ऊपर बिला मुकाबला माशाल्लाह सारे के सारे मुंतखब हो गए। तो आपने इतनी ज्यादती की, आपने कायद मैं मुबारक दे रहा हूँ। मैं तो कायद साहब का तो नाम ही नहीं है, जो कायद था नवाशी, वो भी फैमिली, वो तो ताहयात हो चुके हैं ना यार, वो हो चुके हैं। सवाए बाबरा शरीफ के, अगर आप शरीफ है ना तो आपको उदा मिल जाएगा, ये पक्की बात। ये डेमोक्रेसी अंदाज़ा लगाना। जब आप देखें जो आपकी जमात का कल्चर है ना, मैं सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही अलमी है, क्योंकि ये सारी पर्सनैलिटी बेसिस है। मतलब आप दुनिया देख लें, मुस्लिम लीग इतनी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है कि अलग बेग 36 है, तो 36 तो मुस्लिम लीग बन चुकी है, नून पे आ गई है ना, तो नून है ही फॉर स्टैंडिंग फॉर नवाज। तो आप जब पार्टी नाम के साथ बनाएंगे, पार्टी की फैमिली में जब कोई शरीफ फैमिली का बंदा आ जाएगा, आप उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी? वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जिन्होंने इसहाक डार की टांगें खींची ना, उनको पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं। ही वॉज रेफरिंग टू शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल। शाहिद खाकान अब्बासी यार, मतलब थोड़ी सी तनकीद पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा ख्याल है, मैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि सीनियर आदमी यार, 12 सीजन पॉलिटिशियन है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप अगर अगर पूरा कैरेक्टर देखें, 30-35 साल में बंदा क्या कह रहा है, इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ ये है कि वो ये कह रहा है बंदा कि ये जो मौजूदा सेटअप है ना, कि विंगे चिंगे इलेक्शन, तो इधर उधर मिलजुल के हुकूमतें बनाना, वो कह रहा है कि जब तक आपके पास मिल के एक लॉन्गर रन का प्लान नहीं होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी का प्लान नहीं होगा, लोड शेडिंग का प्लान नहीं होगा, एजुकेशन का प्लान नहीं होगा, वो ये कहना ये चाह रहा है, विच इज़ वेरी लॉजिकल। वो ये कह रहा है कि इश्यूज़ बड़े हैं, ये छोटे छोटे, मतलब बात भी सही है। देखें ना, हमने इलेक्शन 2018 में कराया, तहरीक इंसाफ आई, मुझे बता दें कोई हमारी गुर्बत में कमी हुई ना बेरोज़गारी में कमी हुई। IMF पूरे पाकिस्तान को PhD करा दिया IMF के। तो अपना जो हकान अब्बासी का मुझे लगता है एक रैशनल पॉइंट है, वो कह रहा है कि हमारे आपका एक विजन होना चाहिए, एक लॉन्गर रन का विजन। आप बताएं कि पाकिस्तान को हमने 5 साल में किधर लेके जाना है, हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो क्या है, हमारा एजुकेशन का एजेंडा क्या है, हमारा IT का, क्योंकि मैंने उनके सेमिनार सुने हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ी सेंसिबल बात है, बड़ी रैशनल बात है। लेकिन आप एजेंडे की बात कर रहे हैं ना, मुझे एजेंडे से याद आ गया, शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इसहाक डार ने रातों को जाग के अपनी सेहत ख़राब कर ली है। अच्छा, इतनी मेहनत उन्होंने की, या फिर उनकी जो टांगें खींचेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उनकी सेहत ख़राब हुई है, हमारी इतना हालत ख़राब हो गई है, वो जो उन्होंने किया है। नहीं, वो उनकी सेहत पता नहीं कैसे ख़राब हुई, डॉलर की सेहत तो बहुत ख़राब कर दी उन्होंने, 316 पे चला गया। वो डार साहब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सदर बन गए। अच्छा, ये देखो एक चीज़ मुझे याद आई, किस कदर अफसोस की बात है, ख्वाजा असद सब तनकीद कर रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, लंदन का नाम नहीं लिया जरा एक मिनट, क्योंकि अपना कायद लंदन में बैठा हुआ है, ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं। ये भी मुझे पॉइंट दिखाएं जी प्रोड्यूसर।
और वो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं अंग्रेजी बोलने वाले, वो कहते हैं हम रेमिटेंस बंद कर। रेमिटेंस तो ये भेजते हैं, ये हमारे भाई जो बैठे हुए हैं जीसीसी कंट्रीज में। सऊदी अरब में 28 लाख पाकिस्तानी रहता है, यूएई में 18 लाख पाकिस्तानी रहता है। बोलता कौन है? अमेरिका से तो कनाडा से बोलता है। तो यहाँ पे लाशें दफन करने आते हैं, अपने बड़ों की जायदादें बेच के वापस चले जाते हैं। इतने शेमलेस लोग हैं तो उन मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं। शेमलेस लोग हैं पाकिस्तानी जो खास तौर पे अमेरिका, कनाडा, वेस्ट में रहते हैं, वो कह रहे हैं ये शेमलेस लोग हैं। नहीं तो क्योंकि उन्होंने ये कहा है, बीच में आए हैं ना इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर, हमने देखे, वो सबको तो रिप्रेजेंट नहीं करते। वो मामला ये आया कि जनाब हम इमरान खान के साथ आपने ये ज्यादती की है, पीटीआई चेयरमैन के साथ आपने ये ज्यादती की है। क्या है कि बाहर वो चेयरमैन कहना है, पहले क्यों नहीं चेयरमैन के अंदर? चेयरमैन पीटीआई के साथ आपने ये किया, वो किया, तो रेमिटेंस हम भेजना बंद कर देंगे, जो भी है। उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि दीज आर शेमलेस पीपल, ये लाशें दफनाने आते हैं। उन्होंने दिल आज़ारी किया है। मेरा ख्याल है इनको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। देखें अकबर, दुनिया में सबसे बड़ी सजा अंग्रेज़ों ने बादशाह जफ़र को क्या दी थी? मुल्क बदर की। मुल्क कोई दुनिया में, मैं को पाकिस्तानी की बात नहीं करता, किसी को जिसकी माँ ने यहाँ पैदा किया ना, उसको जब अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है ना, ये यूनिवर्सल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा लफ्ज़ तक काला पानी भेज देंगे। काला पानी से मतलब था तुम्हें घर से निकाल के काला पानी की जेल करेंगे। मुझे ये बताएं, मैं आज पढ़ा था अपना एक वहाँ पे ना नॉर्थ अमेरिका के जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं ना, ये सबसे खुशहाल लोग हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम करते हैं। तो अपना की मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, मैं फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूँ, कई अपना के डॉक्टर हैं जो सर्दियों में पाकिस्तान आके अपनी छुट्टियाँ वहाँ छोड़ के ना यहाँ के फ्री इलाज कराते हैं। मतलब क्योंकि हम जर्नलिस्ट लोग हैं, मैंने बेशुमार को एक नहीं, उनके अंदर इतना दर्द है, वो आके रोते हैं कि यार हमारे पास ये दिल के अमराज का ये हल है, हमें किसी डॉक्टर से मिला दो, हम इंटरव्यू कर लो, लोगों को बता दो। तो मतलब बकौल ख्वाजा आसिफ, लेकिन वो शेमलेस लोग हैं। नहीं, कितनी अजीब बात है। मेरा ख्याल है इनकी बेटी मेरे लिए अपनी भी बेटी है, वो शायद वो भी अमेरिका में पढ़ती है। या बता दें अब मुझे पाकिस्तान की जो नहीं, वो नहीं है, वो सिर्फ वो कह रहे हैं जो वहाँ पे मुकीम है, जो वहाँ से वैसे तो नवाज शरीफ साहब भी वहीं पे हैं, उनके दोनों बेटे भी वहीं। उनको इंग्लिश अच्छी नहीं ना आती, वो बच गए, उन्होंने कहा इंग्लिश बहुत बोलते। ओह अच्छा। वैसे उनके दोनों बेटे इंग्लिश बोलते हैं। ये कैसा पॉइंट कटे है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट कटे है, ये पॉइंट आप। वैसे उनके दो बेटे हैं, उनकी भी इंग्लिश अच्छी होगी, तो इंग्लिश से तेरी भी बड़ी ठीक ही है। लेकिन मैं अमेरिका में नहीं हूँ ना। नहीं यार देखो, मैं वेस्ट में नहीं हूँ। अच्छा पता है, पाकिस्तान की थोड़ी सी कारोबारी बात कर लेते हैं। $30 बिलियन खुदा की कसम, ये मेरे प्यारा वजीर है, 1 बिलियन लेने के लिए IMF से सुबह दोपहर शाम खाने से पहले हम सुनते हैं 1 बिलियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 30 बिलियन में ये क्या लड़ाई है कि कोई सऊदी अरब गया है, कोई लंदन गया है? यार ये इस ज़मीन के लोग हैं। और अभी आप देख लें, अभी 14 अगस्त को आप चले इंग्लैंड, अपना अमेरिका चले, मैं तो खुद अमेरिका रहा हूँ। 14 अगस्त में वहाँ पे कोनी आइलैंड एक जगह है न्यूयॉर्क में, आप यकीन करें उसको पता है क्या कहते हैं? मिनी पाकिस्तान। आप वहाँ पे चले जाएं, आप हैरान रह जाओगे अकबर, जितनी मैं तुमसे उर्दू बोलता हूँ, मैं वहाँ इतनी उर्दू नहीं बोल सकता, इतना पंजाबी है वहाँ पे। मतलब उर्दू तो नहीं बोली जाती। मैंने एक दफ़ा बाहर चला गया कोनी आइलैंड, मैं कहा यार मैंने ईमेल करनी है, तो मेरा मुँह ताकते ने ईमेल की होती, मैं कहा तुझी तो साढ़े तो भी गेम अच्छी यार। वो इतने बेचारे वो हर वक्त लेकिन उसके अंदर एक चीज़ हुई है ना, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिसकी वजह से जो वज़ीर दिफा साहब जहाँ से जो उनको पिंच हुई है, वो रेमिटेंस वाली बात है। अब देखें, वो क्लेम अपनी जगह पे है, इंटरनेट पे कोई सोशल मीडिया पे कोई क्लेम ये करता हो कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, दूसरी जगह पे फैक्ट है मलिक साहब। फैक्ट ये है कि आपको पता है कि रेमिटेंस कितनी घटी है पिछले 1 साल के अंदर। मेरा पिछले क्वार्टर में शायद 3 बिलियन कम हुई, उसकी और भी ऑलमोस्ट 3.4 है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बताऊं, वो बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तानी जो अमेरिका में रह रहे उनकी कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3-4 दफ़ा नहीं ऐसे लॉस बनने थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अमेरिका ने काफ़ी केसेस बनाते थे। पाकिस्तानी ने वहाँ पर, मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब मैं तो रहा हूँ ना, मतलब उन्होंने वहाँ पे ग्रुपिंग की, उन्होंने सेनेटर से मिले, बल्कि लॉबिंग कह लें आप इसको। मैं आपको बिल्कुल सच बताने लगा, मैं एजुकेट हुआ। उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान का केस ये लड़ा कि पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान ने आपके लिए कोल्ड वॉर लड़ी, पाकिस्तान की ये आपकी खिदमत है, आप पाकिस्तान के साथ इस तरह ना करें। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट थी, बेशुमार अमेंडमेंट थी। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं, हो सकता है सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मगर मेरी फीलिंग है कि दे आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। और वो लोग वहाँ पे, आपको पता है, यहाँ से ज़्यादा नमाज़ें असल में बेसिकली जो कहना चाह रहे हैं, चलें आखिर करते हैं, फिर एक और चीज़ की तरफ जाना, ट्रांसलेट उसको ये कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि एवरी पाकिस्तानी हु इज़ रिजाइडिंग
वेस्ट के अंदर, यूरोप में है या अमेरिका के अंदर है, अगर वो पीटीए का सपोर्टर है तो वो शेमलेस है। नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं देखें पॉलिटिकली, देखें ये पाकिस्तान के वजीर हैं, ये मुस्लिम लीग के Exactly. ये गलत है ना। मेरा इनको बड़ा एक हम्बल सा मशवरा होगा कि आप पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान लोगों की अगर दिल आज़ारी अगर उनकी हुई है, चले आप मान जाइए आपका बड़ापन है। आप मुझे अच्छी तरह याद है पिछले दिनों मारकुटाई हुई थी पीटीए की, तो ख्वाजा साहब ने एक अच्छी खूबसूरत ट्रेन निकल गई है। खैर मलिक साहब, नहीं यार, एक्सक्यूज करने में बुराई नहीं, इंसान से गलती तो लास्ट हमारे पास कुछ कपल ऑफ मिनट्स हैं। एक चीज़ और उस पर भी थोड़ा सा दुख हुआ, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिव्यू और अपील वाला मामला चल रहा था। वहाँ पे एडवोकेट रियाज हनीफ राई ने कोर्ट के अंदर कहा कि अपनी उन्होंने जिक्र किया कि ये मैं ख़त लेके आया हूँ, दस्तावेज़ है, ये पढ़ लें मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को, और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक है जो मेरे साथ हुई है, यानी कि उस वकील साहब के साथ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये आपका ज़ाती मामला है, नंबर 1। दूसरा, सब्र और तहम्मुल से काम लें। नहीं देखिए, इसमें देखें जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, अगर आप उसको प्रोफेशन एक लॉजिकली देखें तो ये सिस्टम है, हुकूमत ने मुल्क चलाना है, इंसाफ आपको देना आपकी अदालतों ने, पुलिस आपकी है, मतलब एक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना पूरी दुनिया। और ये इंसान ने हज़ारों सालों में सीखा है, इसको एमी अंडर एस्टिमेट ना करो, ये आज का इंसान नहीं है। हमने 7000 साल मारे खा कर बादशाह सलामत से, और जो बड़े बड़े सीखा उसको हमने आइन बनाया, कानून बने और उसको इम्प्लीमेंट करना। मेरे पास एक्चुअली मैंने क्लोजिंग की तरफ तो मेरा ख्याल है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, अगर सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं जाती मसला, मेरा सुप्रीम कोर्ट भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगी एज ए सिटीजन, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर कहाँ जाना है, किससे। खैर वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है सेम टाइम पे, और अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।